नमस्कार दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के दो जाने माने फ्रीडम फाइटर्स थे। इनके बीच में क्या मतभेद थे, इन दोनों की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा कितनी मिलती थी और कितनी अलग थी, आप इसके बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। आज रिपब्लिक डे के इस ओकेजन पर आइए जानते हैं गांधी और बोस के आपसी रिश्तों के बारे में इस वीडियो में। 1920 में नेताजी इंग्लैंड गए ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, और वह उस समय का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता था, जो आजकल IAS और IPS एग्ज़ाम बन गया है, जो UPSC कंडक्ट कराती है। उस समय ICS का एग्ज़ाम इंडिया में नहीं होता था, इसलिए नेताजी अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पर जाकर जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनका चौथा रैंक आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पढ़ाई में कितने ज़्यादा अच्छे थे। फिर ICS में सिलेक्शन के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए 2 साल वहीं रहना था, और इस समय नेताजी की उम्र मात्र 23 साल की थी और वो पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो चुके थे अपने कैरियर को लेकर, अपने जीवन को लेकर। तो सवाल अब यह उठता है कि इतने ज़्यादा इस्टेब्लिश कैरियर होने के बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आंदोलन की तरफ क्यों मुड़े, क्यों उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। दरअसल 1920 के दौरान एक नए लीडर इंडिया में उभर रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को लेकर वह पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड में बैठे ICS ऑफिसर बोस इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनका दिल और दिमाग एक कॉन्फ्लिक्ट में था। दिल तो चाहता था कि इंडिया जाएं और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के साथ इंडियन स्ट्रगल करें और भारत माता को आज़ाद कराएं, तो दूसरी तरफ दिमाग यह सोचता था कि इतने अच्छे सेटल कैरियर को छोड़कर जाना सही होगा। 1920 और 1921 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को और अपने पिता को कई सारी चिट्ठियां लिखी इसी चीज़ को लेकर। नेताजी के भाई खुद एक फ्रीडम फाइटर थे, इसीलिए नेताजी उनसे ओपिनियन मांग रहे थे कि क्या मैं भी फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट बन सकता हूं, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे। फाइनली 23 अप्रैल 1921 को नेताजी वापस इंडिया आ जाते हैं फ्रीडम मूवमेंट में भाग लेने के लिए। यहाँ आकर सबसे पहले नेताजी गांधी जी से मिलते हैं और नेताजी अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करते हैं एक न्यूज़पेपर का एडिटर बनकर। इस अखबार का नाम था फॉरवर्ड। दिसंबर 1921 में ही वे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जब प्रिंस वेल्स का भारत आने का विरोध कर रहे होते हैं। सिर्फ 26 साल के एज में ही नेताजी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। अगले साल यानी 1924 में CR दास कलकत्ता के पहले इलेक्टेड मेंबर बन जाते हैं और उनके CEO बनते हैं नेताजी। इस दौरान भी नेताजी ब्रिटिश के खिलाफ आर्टिकल्स लिख रहे थे, जिससे ब्रिटिश काफ़ी नाराज थे। इसीलिए नेताजी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें म्यांमार भेज दिया जाता है। 1927 तक यानी कि 2 साल तक वो जेल में रहते हैं। इसी दौरान उन्हें TB भी हो जाती है, और TB उस समय की बहुत ही गंभीर बीमारी हुआ करती थी, लेकिन थैंकफुली वो इससे ओवरकम हो जाते हैं। 1927 में सुभाष चंद्र बोस जब वापस बंगाल लौटते हैं तो उनके मेंटोर CR दास का देहांत हो चुका होता है। इसीलिए नेताजी को बंगाल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। नेताजी 1930 के दौरान खूब सारे यूरोप के दौरे पर जाते हैं अपने रिसर्च के लिए, और इसी दौरान वो एक पुस्तक लिखते हैं द इंडियन स्ट्रगल। इस दौरान दो बड़े यंग और डायनेमिक कांग्रेस पार्टी के ओकल स्पोक पर्सन बन चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी। 1938 में पहली बार सुभाष चंद्र बोस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं।
प्रेसिडेंट बनते ही नेताजी ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश से कहा जाए कि वो कंप्लीटली भारत को छोड़कर चले जाएं, वरना हम इसे रेवोल्यूशन डिक्लेयर कर देंगे उनके खिलाफ। तो दूसरी तरफ गांधी जी और गांधीयन आइडियोलॉजी को मानने वाले कांग्रेसी नेता किसी भी तरह से आज़ादी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आज़ादी तो हमें मिले, लेकिन साधन और साध्य दोनों की पवित्रता के साथ हमें आज़ादी मिले। और वहीं सुभाष चंद्र बोस चाहते थे साधन कुछ भी हो, लेकिन हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। यहाँ पर गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दिखाई देता है। इसी समय दोस्तों कांग्रेस के अंदर लेफ्ट विंग और राइट विंग दिखाई देने लगती है। वैसे तो लेफ्ट विंग और राइट विंग के कई सारे मतलब निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ केवल इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर बात कर रहा हूँ। तो उस समय जो राइट विंग और लेफ्ट विंग थे कांग्रेस के, वो दोनों ही लिबर्टी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी में विश्वास रखते थे। लेकिन जहां दोनों में डिफरेंसेस थे वो थी इकोनॉमिक पॉलिसीज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुरारजी भाई देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल कैपिटलिज्म में और नई नई इंडस्ट्री लगाने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि पहले पैसे खर्च करो, इंडस्ट्री लगाओ, फिर उससे रोजगार जनरेट होंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ थे लेफ्ट विंग के लोग जो समाजवाद में विश्वास रखते थे। राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आप लेफ्टिस्ट कह सकते हो। नेताजी एक्चुअली में काफ़ी कट्टर वामपंथी विचारधारा में विश्वास करते थे। तो वही गांधी जी की आइडियोलॉजी इस पूरे स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं बीच में ही लैग करती है। गांधी जी विश्वास करते थे ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल में। गांधी जी की ट्रस्टीशिप ऐसी थी कि वो कहते थे कि हम अमीरों से पैसा छीनेंगे नहीं, बल्कि उन्हें रियलाइज़ कराएंगे कि जितना आपको आवश्यकता है उतना अपने पास रखिए, बाकी समाज में उसका वितरण कीजिए ताकि गरीब लोगों को भी उससे लाभ हो सके। उन्होंने कहा सभी भूमि गोपाल की। इसीलिए गांधी जी को लेफ्ट विंग और राइट विंग में डालना नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम नेहरू की बात करें तो नेहरू लेफ्टिस्ट थे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी फैबियन सोशलिज्म, वो सोशलिज्म से थोड़ी सी अलग थी। इनफैक्ट अगर आप गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों को एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर राइट विंग के लोग ही गांधी जी को समर्थन कर रहे थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे नेता। साल 1939 में ये लेफ्ट विंग और राइट विंग पीक पर पहुंच चुका था। गांधी जी चाहते थे कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, लेकिन इसका रिजल्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विश्वास पात्र पट्टाभी सीतारामैया दोनों चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार जाते हैं और फिर से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस बात से गांधी जी काफ़ी नाराज होते हैं। इससे कांग्रेस के अंदर बनी लेफ्ट विंग और राइट विंग की खाई और ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में टूट जाएंगी और कहीं ना कहीं अलग पार्टी बन जाएंगी। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को काफ़ी ज़्यादा हानि होगी। इसलिए आने वाले टाइम में जो सुभाष चंद्र बोस को समर्थन कर रहे थे वह भी गांधी जी को समर्थन करने लगते हैं और उनकी वर्किंग कमेटी जो होती है वो पूरी तरह से ठप हो जाती है, पूरी तरह से कार्य बंद हो जाता है, क्योंकि कोई भी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर कार्य नहीं करता। फिर सुभाष चंद्र बोस फाइनली इस्तीफा दे देते हैं प्रेसिडेंट के पद से और फिर से नए चुनाव कराए जाते हैं और फिर कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो एक राइट विंग के थे और गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। ऐसे में अध्यक्ष बनने के बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया जाता है तो उसमें सारे लोग गांधी जी के समर्थक ही होते हैं और वर्किंग कमेटी द्वारा एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वर्किंग कमेटी के आदेश के किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाएगा।
इस तरह के रेजोल्यूशन से नेताजी काफ़ी निराश होते हैं और इसके अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ऐसा होता हुआ देखकर नेताजी को जो बंगाल प्रेसिडेंसी मिली थी उससे भी हटा दिया जाता है और 2 साल के लिए उन्हें किसी भी तरह के वर्किंग कमेटी में काम करने से बैन कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी नेताजी अपने वैल्यूज को लेकर हमेशा से ही काफ़ी क्लियर रहे। इसी कड़ी में नेताजी ने 22 जून 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होने के बावजूद दोनों एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करते थे। 1942 में जब गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया तो उस समय सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में बैठे थे और वहां से मैसेज देते हैं कि गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा भारत छोड़ो आंदोलन एक गोरिल्ला पद्धति पर आधारित है और यह पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन है और उसके फेवर में काफ़ी सारी तारीफ़ें भी करते हैं। ये सब सुनकर आप काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक तरफ जब दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे तो कैसे ये एक दूसरे की तारीफ़ करते थे, कैसे ये एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े दिखाई देते थे। इसका रीज़न नेताजी खुद बताते हैं 12 अक्टूबर 1942 के अपने रेडियो के संबोधन में। नेताजी अपने स्ट्रगल और गांधी जी के स्ट्रगल को एक साथ देखते थे। वो ये नहीं मानते थे कि मेरा ही स्ट्रगल केवल इंडिया को आज़ाद करा सकता है। वो कहते थे अगर गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से भारत को आज़ाद करा सकते हैं तो कराएं, नहीं तो हम लोग इस तरह से भी संघर्ष कर सकते हैं। यही रीज़न है कि अपने आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने 3 ब्रिगेड का नाम नेहरू, गांधी और मौलाना आज़ाद रखा। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ये जो पूरा रिस्पेक्ट का काम है वो सिर्फ एक तरफ से ही चल रहा था। एक तरफ नेताजी गांधी जी को इतना सारा रिस्पेक्ट दे रहे थे तो दूसरी तरफ गांधी जी बड़े गंदे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी बार तारीफ की, उनका रिस्पेक्ट किया। ये देखिए गांधी जी ने नेताजी के बारे में क्या लिखा था। अब ये सुनकर शायद आप एक बार फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब गांधी जी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे तो वो यहाँ पर वायलेंस की बात कैसे कर सकते हैं। इसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है। दरअसल गांधी जी के अहिंसा को लोग गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ना तो गांधी जी इतने ज़्यादा नॉन वायलेंट थे जितना आपको लगता है और ना ही सुभाष चंद्र इतने ज़्यादा वायलेंट लगते हैं जितना आपको लगता है। आपने गांधी जी के बछड़े वाली कहानी तो सुनी ही होगी। भगवान राम ने रावण को मारा था, तो क्या आप लोग भगवान राम को एक वायलेंट इंसान मानते हैं? नहीं ना, क्योंकि हिंदुइज्म में ये कहा जाता है कि वायलेंस किसी रिवेंज के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की रक्षा के लिए वायलेंस करते हैं तो वो वायलेंस नहीं होता। दोस्तों, यह बात तो किसी से नहीं छुपी हुई है कि महात्मा गांधी गीता और प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त थे। जब उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी तब भी आखिरी सांस तक वो प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे। एक तरह से गांधी जी के अहिंसक आंदोलन को जस्टिफाई भी किया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए एक तरफ से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रूस रेवोल्यूशन हुआ, उसमें भी काफ़ी सारे हिंसक आंदोलन हुए और बाद में वो देश डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़े। तो गांधी जी इस तरह का कोई भी कृत्य फिर से दोबारा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंस का मार्ग अपनाया। 1944 में नेताजी ने म्यांमार से एक बड़ा ही फेमस रेडियो संदेश दिया, जहां पर उन्होंने पहली बार गांधी जी को एज ए फादर ऑफ नेशन कहा। तो एक्चुअली में महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। दूसरी तरफ से गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को एक टाइटल दिया द प्रिंस ऑफ पैट्रियट, जिसके बारे में आप शायद ज़्यादा जानते ना हो, लेकिन गांधी जी ने भी एक टाइटल दिया था। तो आप लोग बहुत सी कहानी सुनते होंगे गांधी वर्सेस बोस की, लेकिन एक्चुअली जो लड़ाई है वो उनके दोनों के आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और यह लड़ाई केवल आइडियोलॉजी तक ही सीमित है। पर्सनली वे दोनों एक दूसरे का काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।